तो भैया कैसे हो आप लोग। और देखो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपनी तरफ से एक लिस्ट बनाओ टॉप 10 मूवीज़ की जो कि आप समझते हो कि मस्ट वॉच मूवीज़ हैं। अब देखो टॉप 10 की तो मैं बना नहीं सका, मैं अगर सच बात बताऊँ, क्योंकि भाई इतनी सारी फिल्म्स थी ना, तो मैंने सोचा कि 14 मस्ट वॉच मूवीज़ की लिस्ट बना देते हैं। तो बगैर ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आ जाते हैं फ़ौरन से लिस्ट पे। तो 14वें नंबर पे आती है विप्लैश। विप्लैश की स्टोरी ये है कि एक ड्रमर है जिसका नाम है एंड्रू नीमन, और ये बंदा एक ब्रेकआउट ढूंढ रहा है कि किसी तरह मुझे कोई बंदा अपने स्टूडियो बैंड में घुसा ले और फिर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ ताकि मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिले एज अ ड्रमर। और इस नीमन को अपने ड्रम में लेता है जेके सिमंस का कैरेक्टर, मतलब कि फ्लेचर। और भाई आगे जो होता है ना, आगे जिस तरह से फ्लेचर का टीचिंग स्टाइल होता है वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल इट फॉर यू, आई एम नॉट गोइंग टू स्पॉइल एनी मूवी फॉर यू। आप खुद जाओ देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मजा आएगा, आपको मजा आएगा। नंबर 13 पे आती है कियानो रीव्स की कॉन्स्टेंटीन। अब कॉन्स्टेंटीन को सिर्फ कॉन्स्टेंटीन कहना अच्छा नहीं है, इसको मेरा ख्याल है द फॉरगॉटन कॉन्स्टेंटीन कहना अच्छा है, क्योंकि लोग मैट रायन की कॉन्स्टेंटीन की वजह से कियानो रीव्स के कॉन्स्टेंटीन को भूल ही गए हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि भूलने वाली कोई बात है। इसका एक आर्गूमेंट लोग ये पेश करते हैं कि भाई मैट रायन बहुत अच्छा है, और लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे वो यार कियानो रीव्स भी अच्छा है, और पता नहीं मुझे कहीं ना कहीं कियानो रीव्स का कॉन्स्टेंटीन ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा अंडररेटेड लगा। और इस मूवी को देखने का मुझे ऐसा लगा कि यार मैट रायन का कॉन्स्टेंटीन ओवररेटेड है। तो जो लोग मेरी इस बात से एग्री नहीं करते उनके लिए और जो इस मूवी की स्टोरी है ना कि कॉन्स्टेंटीन को पता है कि वो मरने के बाद हेल में जाएगा क्योंकि उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, और वो बस कोई रास्ता ढूंढ रहा है कि किसी ऐसे रास्ते से वो गॉड के किंगडम में चला जाए, मतलब हेवन में चला जाए। लेकिन उसको ऐसा कोई रास्ता मिल नहीं रहा। जब भी वो किसी रास्ते पर जाता है तो गॉड की तरफ से उसे ये कह दिया जाता है कि तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। इस मेन प्लॉट के साथ साथ जो एंजल्स और डीमंस की वॉर दिखाई है ना इस मूवी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये भी आपको देखनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी का सीक्वल आगे चल के ज़रूर निकलेगा। नंबर 12 स्पॉट पे आती है वाकिन फिनिक्स की हर। इस मूवी का प्लॉट ये है कि वाकिन फिनिक्स का जो कैरेक्टर है थियोडोर, वो एक राइटर है और उसका रिसेंटली डिवोर्स हो चुका है, और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है। और फिर उसे एक बात का पता लगता है कि भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम है समैंथा। आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, मतलब उसको वो आपके मैनेजर है, एक तरह से मैनेजर भी और आपकी दोस्त भी है। लेकिन चीज़ें तब खराब होती हैं जब समैंथा और थियोडोर एक रिलेशनशिप में आ जाती हैं। यानी यहाँ पे इंसान नहीं मिलते लोगों को रिलेशनशिप में आने के लिए, उधर वो देखो वाकिन फिनिक्स को एक रोबोट मिल गई। और इस मूवी में समैंथा का रोल प्ले किया है स्कारलेट जोहानसन ने। लेकिन आपके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, एक छोटा सा फैक्ट है कि स्कारलेट जोहानसन केम इन ड्यूरिंग द पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ दिस मूवी। मतलब वाकिन फिनिक्स जब खुद एक्ट कर रहे थे ना मूवी में, तो उनको स्कारलेट जोहानसन की आवाज़ नहीं आ रही थी, विच मेक्स हिज एक्टिंग इवन मोर गुड। नंबर 11 पे आती है क्रिस्टोफर नोलन की दी प्रेस्टीज। ये भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए यार, इसकी स्टार कास्ट ही बहुत ज़बरदस्त है। ह्यू जैकमैन, क्रिस्टियन बेल, माइकल केन, स्कारलेट जोहानसन, अमेजिंग कास्ट। और इस मूवी का साइनॉप्सिस ये है कि दो मैजिशियंस हैं जो कि बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन एक ट्रेजेडी की वजह से वो बहुत गहरे दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मन इस तरह से बनते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को अपनी ट्रिक्स में बीट करना है। अगर एक कोई मैजिक ट्रिक कर रहा है और वो बहुत इंप्रेसिव मैजिक ट्रिक है, तो दूसरा बंदा उससे बड़ी मैजिक ट्रिक करेगा। इससे उनको कामयाबी तो मिल जाती है, मतलब फेम तो बहुत होती है, लेकिन उस फेम के बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो आपको देखनी चाहिए ये मूवी। हालांकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी इस मूवी पे, तो मुझे पता लगा कि भाई इस मूवी का बजट था $40 मिलियन, और इस मूवी ने टोटल जो कमाई की वो थी $103 मिलियन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यार उस दौर में तो लोगों का मतलब ऐसी मूवीज़ में ज़हन ही नहीं था बिल्कुल भी। अब हम एंटर हो चुके हैं टॉप 10 में। तो 10th नंबर पे आती है द लवली बोन्स। लवली बोन्स एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है सूजी, हु इज़ अ 14-year-old गर्ल, और उसका मर्डर कर दिया जाता है। बेसिकली ये मूवी इसी नाम के नॉवल पे बेस्ड है, और नॉवल में मतलब ये स्टोरी है कि एक्चुअली शी वॉज रेप्ड एंड देन शी वॉज किल्ड, और यही सेम स्टोरी मूवी की ही है। और सूजी का तो बहुत जल्दी मूवी में मर्डर हो जाता है, लेकिन सूजी की स्पिरिट एक तरह से वहाँ पे रह जाती है, और वो अपने पेरेंट्स को और पुलिस को एक तरह से मदद करती है अपने कातिल का नाम बताने में। और इस मूवी में भी जो एक्टिंग है ना और जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मैं ऑलमोस्ट रो पड़ा था इस मूवी में। तो
डेफिनेटली एक दफ़ा ज़रूर देखना इस मूवी को। नंबर 9 पे आती है फ्रैंक एबेगनेल की बायोग्राफी कैच मी इफ़ यू कैन। इस मूवी में फ्रैंक एबेगनेल का रोल प्ले किया है लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, और इसके साइनॉप्सिस के लिए मैं आपको सिर्फ इतना पूछूंगा, जस्ट इमेजिन के एक बंदा है जो कि अपने टीन ईयर्स में है, मतलब टीनेजर है, लेकिन वो 2 नंबर काम करके ऐसी आइडेंटिटीज बनाता है जिससे वो पूरी दुनिया घूमता है और राज्य के ऊटपटांग काम करता है, और पुलिस उसको पकड़ नहीं सकती क्योंकि टेक्निकली ही इज अंडर एज एंड टेक्निकली ही डजंट एग्जिस्ट। यही कुछ ऐसी ही स्टोरी इस मूवी की भी है। तो मेरा तो ख्याल है भाई लियोनार्डो डिकैप्रियो के बारे में जो मैंने आपको बता दिया कि वो इस मूवी में है इन द मेन लीड, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो वॉच इट। 8वें नंबर पे आती है इनडिसेंट प्रपोजल। इनडिसेंट प्रपोजल में भी मैं आपको इतना ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, बस इतना बताऊंगा कि भाई इसकी लीड में है वुडी हैरेल्सन, डेमी मूर और रॉबर्ट रेडफोर्ड। दैट्स इट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन फिर भी अगर आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानना है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई मेरे पास तुम हो, पाकिस्तान का बहुत मशहूर ड्रामा और उतना ही कंट्रोवर्शियल ड्रामा, वो एक तरह से यहीं से कॉपी किया गया था। मेरी लिस्ट में नंबर 7 स्पॉट जाता है फोर्ड वर्सेस फरारी को। फोर्ड वर्सेस फरारी इस लिस्ट में इतनी हाई इस वजह से है क्योंकि भाई मैं एक नॉन कार पर्सन हूं, मुझे नहीं पता ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है टर्म या नहीं, लेकिन ये मैंने खुद बनाया है। आई एम अ नॉन कार पर्सन। मेरा भाई बहुत गाड़ियों का शौकीन है और वो मुझे अक्सर दिखाता रहता है कि यार ये देखो फोर्ड ने ये गाड़ी बनाई है या फरारी ने, जो भी है, मतलब पता नहीं कितनी गाड़ियां दिखाता है, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं उसको ये कहता हूँ कि हाँ हाँ ठीक है, बस आगे करो आगे करो। ये मूवी थी फोर्ड वर्सेस फरारी की आइकॉनिक राइवलरी के बारे में जो कि 60s में चली थी। 60s में फोर्ड की फटी पड़ी थी और फरारी उनकी और फाड़ रही थी। इस मूवी में भी यही दिखाया गया और साथ में ये भी दिखाया गया कि फोर्ड ने किस तरह अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की और किन लोगों के साथ मिलकर काम किया अपने रिवाइवल के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया, आई एम अ नॉन कार पर्सन, विच मीन्स मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है गाड़ियों में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है गाड़ी से रिलेटेड कोई फिल्म देखने में। ये फिल्म इतनी ज़बरदस्त थी कि मतलब मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अक्सर हर फिल्म को 30 मिनट देता हूँ, तो अगर 30 मिनट में मुझे फिल्म कन्विंस ना कर सके तो मैं फिल्म चेंज कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, तो मैं नहीं देखता। लेकिन इस फिल्म की डायरेक्शन इतनी लाजवाब है, ऊपर से क्रिस्टियन बेल और मैट डेमन, यार इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कार्स और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कार्स, गो वॉच दिस मास्टरपीस वन टाइम। नंबर 6 पे आती है इंटरस्टेलर, और इंटरस्टेलर नंबर 6 पे आनी ही थी ना। अगर आपने मेरा इंटरस्टेलर का रिव्यू देखा हुआ तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ इंटरस्टेलर। मतलब ये फिल्म जितनी आपको इमोशनली कनेक्ट करती है ना कैरेक्टर्स के साथ, यार वो तो हद है। मैं कहता हूँ राइटर ने, डायरेक्टर ने और ऊपर से जिस बंदे ने स्कोर दिया ना, हांस जिमर, आय हाय हाय आय हाय हाय, मैं कहता हूँ कैसे पता नहीं पागल बंदे हैं यार ये लोग। और यकीन मानो इंटरस्टेलर वाहिद मूवी है जिसको मुझे जब भी लगा के दोगे ना, चाहे मैं दिन में तीसरी दफ़ा भी क्यों ना देख रहा हूँ, मैं रो पड़ूंगा। मैं अभी भी जब भी इंटरस्टेलर लगाता हूँ मैं रो पड़ता हूँ भाई, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। तो इस वजह से ये 6वें नंबर पे है। नाउ लेट्स गेट टू टॉप 5, और नंबर 5 पे आती है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। ये मूवी भी एक्चुअल में एक नॉवल था विद द सेम नेम, और इसके बारे में मैं आपको ज़्यादातर बस यही बताऊंगा कि भाई 2 लोग हैं जिनको आपस में प्यार हो गया है, लेकिन वो 2 लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, विच मीन्स उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ज़िंदा रहने के लिए, वो किसी भी टाइम मर सकते हैं, फिर भी वो इस प्यार को कंटिन्यू रखने का डिसीजन लेते हैं। तो इट इज़ वंडरफुल एंड इट इज़ इमोशनल। हाँ, एक बात है कि इस फिल्म में मैं इंटरस्टेलर की तरह रोया नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अच्छा खासा इमोशनल हुआ था। और इस फिल्म का एक हिंदी रीमेक भी बन चुका है विच इज़ दिल बेचारा, इसी साल रिलीज हुई थी। मैंने वो भी देखी हुई है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मे भी उसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने फॉल्ट इन आवर स्टार्स देखी हुई थी, इस वजह से मुझे रीमेक अच्छा नहीं लगा। बट आई वुड सजेस्ट एक दफ़ा ज़रूर देख लो। ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की लव स्टोरी है। मतलब मैं लव स्टोरीज नहीं देखता, सबको पता है भाई, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ लव स्टोरीज। Yes, of course. लेकिन ये लव स्टोरी भाई बहुत अच्छी थी, तो ये तो डेफिनेटली टॉप 5 में होनी थी। नंबर 4 पे आती है क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट। अब द डार्क नाइट क्यों है? बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ये तो सुपर हीरो मूवी है, लेकिन यार ये सुपर हीरो मूवी है, हाँ ठीक है मान लिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी है। मतलब देखो ना, बैटमैन सुपर हीरो होने के बावजूद भी अपनी स्ट्रगल्स कर रहा है, मतलब लोग उसको 100% एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ है जोकर, हीथ लेजर का जोकर, आइकॉनिक जोकर। और जोकर वो कैरेक्टर है जो कि बैटमैन को मारना नहीं चाहता जिस तरह कोई भी एवरेज विलन करता है। वो कहता है कि No, you complete
उसको यकीन होता है कि भाई बैटमैन को बस मुझे थोड़ा सा यूज़ करना है और देयर विल बी केओस। और इस मूवी को देखने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिस तरह कि ये कि यार एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। चाहे आप किसी भी एक्टर का काम उठा के देख लो, सब के सब अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट थे। फिर डायरेक्शन तो क्रिस्टोफर नोलन की भाई बहुत ही मज़ा की थी। मतलब डायरेक्शन तो क्रिस्टोफर नोलन पे ख़त्म है ना। इसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड स्कोर जो कि हांस जिमर ने दिया था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अमेजिंग साउंड ट्रैक था। और अगर आपने नोटिस किया हो तो भाई इस मूवी में बैटमैन जोकर की कोई इतनी ज़्यादा फाइट नहीं है आपस में, उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा है, विच टेक्स द स्टोरी टेलिंग टू द होल नेक्स्ट लेवल। ये सबसे पता लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन अपने टाइम से कितना आगे की बात सोच रहे थे। सेम यही चीज़ मार्वल ने की थी ब्लैक पैंथर में विद किलमॉन्गर एंड ब्लैक पैंथर, और देखो उस मूवी को कितना अप्रिसिएशन मिला था। एंड नाउ इमेजिन कि अगर डार्क नाइट रिलीज हुई होती 2019-2020 के टाइम पे, 20 को तो छोड़ दो, वैसे 18-19 के टाइम पे, तो कितनी बड़ी तहलका खेज मूवी होती। वेल डार्क नाइट पे बात करने लगेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा रीजंस निकल आएंगे इस मूवी को देखने के लिए। तो अभी तक के लिए हम इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ते हैं और आ जाते हैं अपनी टॉप 3 मूवीज़ पे, जिनमें से नंबर 3 स्पॉट जाता है 2019 में आई जोकर को। नाउ जोकर वाज ब्रिलियंट क्यों थी? क्योंकि भाई जोकर में जिस तरह से ये दिखाया गया है ना कि एक मेंटली इल पर्सन किस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीता है, वो लोगों को ये दिखाता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो किस तरह जल रहा होता है, वो चीज़ फैंटास्टिक थी। मतलब हर एक मेंटल पेशेंट जो है वो इस चीज़ से एग्री कर सकता है। आई मीन खुद ही देखो यार, जोकर का जिस तरह वो वाला सीन है जिसमें वो अपने आप को फ्रिज में बंद कर लेता है, फिर टीवी पे मुक्का मारता है, उसके बाद वो अपना सर मार रहा होता है ट्रैश कैन था या जो भी था, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड बहुत होता है। मतलब मैं भी डिप्रेशन से गुजरा हूँ और मुझे पता है कि सब किस तरह से फील होता है। तो इट वाज लाइक कि मैं अपनी मूवी देख रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई है ना, मुझे ऐसा लगा था कि वही देख रहा हूँ। और वाकिन फीनिक्स ने सिर्फ आर्थर फ्लैक का रोल अच्छा नहीं किया, बल्कि जोकर का भी रोल उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्ले किया था। एंड नो डाउट ये बंदा ऑस्कर डिजर्व करता था। थैंक गॉड ऑस्कर्स वालों ने फैंस की बात सुन ली और उनको खुद भी समझ आ गई कि भाई इसी को देना ऑस्कर। और याद रखना कि वाकिन फीनिक्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसके बारे में आज से 10-15 साल बाद भी बात होती रहेगी। नंबर 2 पे आती है 2013 में रिलीज हुई बायोग्राफी ऑफ जॉर्डन बेलफोर्ट, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इस मूवी के बारे में आपको ये कहूँगा कि यार आपकी ख्वाहिश होगी कि भाई पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने हैं, अच्छा घर लेना है, अच्छी यू गेट द पॉइंट। इतने भी शरीफ नहीं हो अब आप लोग। तो ये सीन है भाई, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रही कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है, पैसे के डायनामिक्स क्या होते हैं, तो भाई जाओ जाके एक दफ़ा ये फिल्म ज़रूर देखो, क्योंकि इस फिल्म में कॉमेडी है, इस फिल्म में ड्रामा है, इस फिल्म में बहुत कुछ है। और मज़े तो रह गए भाई अपनी जगह पे, सिर्फ मज़े नहीं है इस मूवी में, लेकिन मूवी एंड होते होते आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी मिलेगा सीखने के लिए। मतलब ऑब्वियसली अगर आप सीखने के भी नज़रिए से देखोगे, और अदरवाइज ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट तुम्हें बहुत चीज़ें दिखा के डिस्ट्रैक्ट करेगी, तुम वो ना देखना, तुम जो लेसन है उस पर फोकस करना। तो भैया ये तो हो गई 13 मूवीज़ की बात। अब बात करते हैं कि नंबर 1 पे कौन है। नंबर 1 मूवी मेरी लिस्ट में, नंबर 1 मूवी है द सोशल नेटवर्क। ये भी बायोग्राफी है मार्क जकरबर्ग की कि किस तरह उसने फेसबुक बनाई, और शुरू से दी फेसबुक बनाई, और किस तरह उसको एक्सपैंड किया, किस तरह उसको लाइव लेके गया। और इस मूवी की टैगलाइन बड़ी मज़े की है, इट इज़ समथिंग लाइक कि यू कांट मेक 500 मिलियन फ्रेंड्स विदाउट मेकिंग अ फ्यू एनिमीज़। और भैया इसमें भी कमाल की डायरेक्शन है डेविड फिंचर की, और भाई कमाल की एक्टिंग। जेसी आइजनबर्ग ने तो जो काम किया मार्क जकरबर्ग के रोल में वो तो किया, ठीक है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन एडवार्डो सेवरन का रोल जिसने किया, एंड्रू गारफील्ड, मैं कहता हूँ भाई इस बंदे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट करना चाहिए था, और मिलना भी चाहिए था इसको ऑस्कर, लेकिन पता नहीं ना मिला ना नॉमिनेट हुआ। मतलब ऑस्कर्स ने तो बिल्कुल ही तहस महस करके रख दिया ना पूरी फिल्म को। मैं हैरान यार, मैं कहा यार इसको क्यों नहीं ऑस्कर मिला, मतलब ना देते, लेकिन नॉमिनेशन भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सो दैट्स वाई आई हैव ट्रस्ट इशूज़। और ना सिर्फ एंड्रू गारफील्ड, बल्कि इस मूवी में जस्टिन टिम्बरलेक, आई होप दिस इज़ द करेक्ट नेम, ये बंदा भी बहुत आला था यार। इसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, और अच्छी एक्टिंग का ही सबूत है कि आप उसको जहर समझते हो। आप कहते हो भाई कि ये बड़ा जहर नैश बंदा है, तो सोशल नेटवर्क तो टॉप पे है भाई। मतलब सोशल नेटवर्क और इंटरस्टेलर ऐसी मूवीज़ हैं, मतलब और भी हैं, लेकिन फर्स्ट सोशल नेटवर्क जो पॉइंट है वो मुझे रोज़ भी दिखाई जाए ना तो मैं देख लूँगा। मे बी इट इज़ बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब और भी फिल्में हैं जिनमें आप किसी ना किसी पॉइंट पे कैरेक्टर्स के साथ, स्टोरी के साथ रिलेट कर पाते हो, लेकिन जितना रिलेट मैंने
दी सोशल नेटवर्क में किया यार। मतलब जो स्टोरी है, अब मैं वो स्पॉइलर मेरे मुंह से निकलने लगा था, लेकिन नहीं निकालूंगा, नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को कुछ। जाओ जाके देखो, एंड आई एम श्योर मे बी आपकी भी लिस्ट में टॉप पे आएगी ये मूवी। भाई ये थी मेरी वो 14 फिल्मों की लिस्ट जो कि मैंने आपको रेकमेंड की है कि ये लाजमी देखने वाली हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने कितनी फिल्म्स देखी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी 14 अच्छी अच्छी फिल्मों के बारे में पता लग जाए। भैया अकेले अकेले मजे ना लिया करो, शेयरिंग इज केयरिंग। आई गेस दैट डजंट वर्क इन वोल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। साथ में अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है मेरे लिए, आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो मुझसे, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल आपको सामने नज़र आ रहे हैं। भाई फेसबुक पे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, जहाँ मर्जी जो मर्जी कर दो, एक्सेप्ट ट्विटर पे मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज़। 14 must watch movies? 14 fucking must watch movies.